नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है प्रयोजन मूलक की हिंदी के अंतर्गत 50 MCQ। यदि आप CGL सहायक आचार्य लेडीज सुपरवाइज़र की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। इसके सारे प्रश्न जो MCQ है 50 MCQ है, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रयोजन मूलक के सब्जेक्टिव वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा है? तो सही उत्तर है अधिसूचना। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री, मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? तो प्रधानमंत्री, मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को मिनट कहा जाता है। प्रयोजन मूलक की हिंदी का स्वरूप कैसा होता है? सही उत्तर है गद्यात्मक। प्रयोजन मूलक की हिंदी के जनक कौन हैं? सही उत्तर है डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण। डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण आंध्र प्रदेश की भाषाविद हैं और इन्हीं के प्रयासों से 1972 ईस्वी में प्रयोजन मूलक की हिंदी की स्थापना हुई। प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजन मूलक की हिंदी के कितने रूप हैं? तो सही उत्तर है 7 रूप हैं। डॉक्टर दिलीप सिंह के अनुसार प्रयोजन मूलक की हिंदी के कितने रूप हैं? सही उत्तर है 5। डॉक्टर दिलीप सिंह के अनुसार प्रयोजन मूलक की हिंदी के 5 रूप है और डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण के अनुसार प्रयोजन मूलक की हिंदी के 7 रूप हैं। अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेने के लिए कौन सा पत्र लिखते हैं? तो सही उत्तर है अर्ध सरकारी पत्र। अब कोई मामला अधिक समय तक उलझा होता है तो उसे शीघ्र निपटाने के लिए, निस्तारण के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो सही उत्तर है अर्ध सरकारी पत्र। इनमें से कौन प्रयोजन मूलक की हिंदी के बजाय इसे व्यवहारिक हिंदी कहना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं? तो सही उत्तर है श्री रमा प्रसन्न नायक। श्री रमा प्रसन्न नायक के अनुसार प्रयोजन मूलक कहने से ऐसा आभास होता है जैसे निष्प्रयोजन परक भाषा का भी कोई रूप होता है। रमा प्रसन्न नायक इस प्रकार की हिंदी के लिए व्यवहारिक शब्द का प्रयोग ज़्यादा उचित समझते हैं और प्रयोजन मूलक की हिंदी को कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। इसने प्रयोजन मूलक हिंदी को आनंद मूलक हिंदी कहा है। तो सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो सही उत्तर है जीविकोपार्जन के साथ है। प्रयोजन मूलक हिंदी का अन्य नाम क्या है? कामकाजी हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, उद्देश्य परक हिंदी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। गद्य खंड में व्यक्त विचारों को 1/3 शब्दों को लिखने की कला को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है संक्षेपण कहते हैं। किसी कार्यालय से निर्धारित अवधि में पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है अनुस्मारक, जिसे अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है। सरकारी पत्र किस पुरुष में लिखे जाते हैं? सही उत्तर है उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहा जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन। कार्यालयी हिंदी में किस वाच्य की प्रधानता होती है? सही उत्तर है कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। कार्यालयी हिंदी की भाषा में जैसे लिखा जाता है पत्र भेजा जा रहा है, न कि मैं पत्र भेज रहा हूँ। तो पत्र भेजा जा रहा है कर्मवाच्य में है, जबकि मैं पत्र भेज रहा हूँ कर्तरी वाच्य में है। विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को राजपत्रित अधिकारियों यानी गजटेड के तबादले, नियुक्तियां, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को प्रकाशित करके जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अधिसूचना, जिसे अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहा जाता है। जैसे नियुक्तियों से संबंधित जो सूचनाएं आपको प्राप्त होती है वह नोटिफिकेशन के द्वारा होता है, जैसे हिंदी में हिंदी पर्याय है अधिसूचना। आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? कार्यालयी पत्र में होता है। कार्यालयी पत्र को शासकीय पत्र भी कहा जाता है, सरकारी पत्र कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। की धारा 343(1) में हिंदी को क्या घोषित किया गया है? सही उत्तर है राजभाषा घोषित किया गया है।
ज्ञापन के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, असंगत बताना है यानी असत्य बताना है। तो सही उत्तर है ज्ञापन में प्रेषित प्राप्तकर्ता का नाम और पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, यह कथन असत्य है। तो यहाँ पर ज्ञापन में अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये सही है। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। तो यहाँ पर जो डी विकल्प है वह असंगत है। सबसे नीचे ज्ञापन में सबसे नीचे बाईं ओर ज्ञापन पाने वाले अधिकारी और विभाग आदि का नाम लिखा जाता है। टिप्पणी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं बताना है। तो सही उत्तर है मूल पत्र पर ही लिखा गया हो। कोई भी टिप्पण मूल पत्र पर नहीं लिखा जाता है, इसके लिए कोई अन्य कागज़ या बफ शीट का प्रयोग किया जाता है, परंतु अत्यंत संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मूल पत्र पर ही लिखने का प्रचलन है। जैसे आवेदन स्वीकृत, अनुमोदनार्थ प्रेषित, ये अत्यंत संक्षिप्त टिप्पणी मूल पत्र पर लिखा जाता है और विस्तृत टिप्पणी के लिए अलग से अन्य कागज़ या बफ शीट का प्रयोग किया जाता है। प्रारूपण का समानार्थी पर्याय अंग्रेजी शब्द क्या है। तो सही उत्तर है ड्राफ्टिंग। अंग्रेजी शब्द नोटिंग का हिंदी पर्याय क्या है। तो सही उत्तर है टिप्पण। का आलेखन एक सार के रूप में दिया जाता है। सही उत्तर है प्रेस विज्ञप्ति। टिप्पण लिखने के बाद सहायक अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करते हैं। तो सही उत्तर है दाहिनी ओर हस्ताक्षर करते हैं। कौन सी विशेषता कार्यालय पत्र की नहीं है यानी ऑफिशियल लेटर की नहीं है। तो सही उत्तर है पत्र सामासिक एवं अलंकारिक होने चाहिए। ये ऑफिशियल लेटर से संबंधित या असंगत है, असत्य है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है और सामासिक पद में नहीं लिखा जाता है, लेकिन इनमें अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाता है। कार्यालय पत्र संक्षिप्त और प्रभाव उत्पादक होने चाहिए। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण और शिष्ट भाषा में होने चाहिए। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का हिंदी अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहा जाता है। परिपत्र को सर्कुलर कहा जाता है। प्रारूपण को ड्राफ्टिंग कहा जाता है और अनुस्मारक को रिमाइंडर कहा जाता है। प्रारूपण का पर्याय शब्द कौन सा है। उपयुक्त सभी होगा। प्रारूपण को प्रालेखन कहा जाता है, आलेखन भी कहा जाता है, मसौदा लेखन भी कहा जाता है। सरकारी दफ्तरों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया इनमें से कौन सा है। तो सही उत्तर है प्रारूपण। कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रेसिस का पर्याय है। तो सही उत्तर है संक्षेपण। संक्षेपण किस पुरुष में लिखा जाना चाहिए। सही उत्तर है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है संक्षेपण। किसी विस्तृत विवरण के मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन क्या है। तो सही उत्तर है संक्षेपण। कार्यालयों में जब किसी पत्र को अन्य विभागों को लिखने से पहले उसका कच्चा रूप तैयार किया जाता है, यानी ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है, तो पत्र का वह कच्चा रूप क्या कहलाता है। तो सही उत्तर है प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग। जीवन की ज़रूरत की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। यह किसका कथन है। यह कथन है डॉक्टर मोटोरी सत्यनारायण के, जो आंध्र प्रदेश के भाषाविद हैं और प्रयोजनमूलक हिंदी के जनक हुए। फंक्शनल हिंदी के हिंदी पर्याय के रूप में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है प्रयोजनमूलक हिंदी। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होती है। तो सही उत्तर है अभिधात्मक। अभिधात्मक जो शब्द है वह अभिधा शब्द से बना है। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी जो कार्यालयी हिंदी है, जो ऑफिशियल जो लेटर है, उसमें अभिधात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। देवदत्त सावधान हो गया, इसके सामान्य अर्थ है यहाँ पर। अगर हम कहते हैं कि देवदत्त चौकन्ना हो गया, तो यहाँ पर लाक्षणिक है। देवदत्त चौकन्ना हो गया,
इसका सामान्य अर्थ है देवदत्त 4 कानों वाला हो गया, ये नहीं होगा। इसका विशेष लाक्षणिक अर्थ क्या होगा? देवदत्त सावधान हो गया। और केवल देवदत्त सावधान हो गया बोलते हैं तो यह है अभिधात्मक। व्यंजनात्मक शब्द शक्ति का प्रयोग कविताओं के अर्थ अन्वय में किया जाता है। जो पत्र अनेक विभागों या व्यक्तियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है परिपत्र। कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में कौन सा विकल्प संगत नहीं है? सही उत्तर है ईमेल। प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा के रूप में कब स्वीकृत हुई? सही उत्तर है स्वतंत्रता के पश्चात 1972 में डॉक्टर मोटोरी सत्यनारायण के प्रयास से। सर्वप्रथम प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज की हिंदी का विकास किस रूप में हुआ है? तो सही उत्तर है अनुवाद की भाषा के रूप में हुआ है। अंग्रेजी शासनकाल में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी अनुवाद किया गया, इसीलिए जो है अनुवाद की भाषा के रूप में प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज की हिंदी का विकास हुआ, यानी प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में। प्रतिवेदन की मूल विशेषता क्या है? प्रतिवेदन की मूल विशेषता प्रामाणिकता है। प्रारूपण की कौन सी विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है बताना है तो सही उत्तर है काल्पनिकता, यानी प्रारूपण की विशेषता तथ्यात्मकता है, संक्षिप्तता है और क्रमबद्धता है। प्रयोजनमूलक हिंदी की कौन सी विशेषता नहीं है? सही उत्तर है अलंकारिकता, साहित्यिकता। इसकी भाषिक विशिष्टता होती है, वैज्ञानिकता होती है और अनुप्रयुक्तता होती है प्रयोजनमूलक हिंदी में। प्रयोजनमूलक हिंदी की क्या विशेषताएं हैं? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। सुयोग्य तथा परिपूर्ण द्विभाषियों को तैयार करना जो शासन, संचालन तथा समाज की सेवा कर सके, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता है। विभिन्न भाषाओं के मध्य संपर्क सेतु का कार्य करना, हिंदी भाषा के समन्वयात्मक स्वरूप से अहिंदी भाषियों को परिचित कराना, ये प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है साहित्यिक भाषा सिद्धांत प्रस्तुत करती है तो प्रयोजनमूलक हिंदी प्रत्यक्ष व्यवहार, यह किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर बापूराव देसाई का। अनुवाद की कितनी प्रक्रियाएं हैं? अनुवाद की 8 प्रक्रियाएं हैं। प्रतिवेदन में किसका स्थान नहीं होता है? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रतिवेदन में कल्पना का स्थान नहीं होता है, पक्षपात नहीं होता है, भावना का भी कोई स्थान नहीं होता है। संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए? संक्षेपण की भाषा सरल और स्पष्ट भाषा के रूप में होनी चाहिए। कहावत का प्रयोग नहीं होता है, मुहावरेदार नहीं होता है और अलंकारिक नहीं होता है। प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिंदी कैसी भाषा है? सही उत्तर है समर्थ भाषा है। 50वां और अंतिम प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र किस पुरुष में लिखे जाते हैं? तो सही उत्तर है उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।